नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों पर जिसकी चर्चा जरूरी है। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। आज सबसे पहले बात करेंगे यूपी में होंगी किस तरह से आज एक बड़ी खबर होगी कि यूपी में गूंजेगी आज विधानसभा में सिर्फ महिलाओं की आवाज। आजादी के बाद पहली बार आधी आबादी की आवाज को सदन के पटल में मुखर बनाने की कोशिश की गई है। इससे जुड़ी हुई खबर हम आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि पीएफआई से जुड़े 100 से अधिक ठिकानों पर देश भर में एनआईए और ईडी की रेड्स लगातार जारी हैं। तो टेरर पर लगातार हमला जांच एजेंसियों का जारी है। इसके अलावा भी होगा बहुत कुछ, होंगे सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले देखते हैं क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। एनआईए की पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े ठिकानों पर देश भर में छापेमारी। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में जांच एजेंसी ने मारा छापा। तमिलनाडु और तेलंगाना सहित 11 राज्यों में चल रही है छापेमारी। पीएफआई के शीर्ष नेताओं सहित 100 से अधिक कार्यकर्ता गिरफ्तार। आंतरिक सुरक्षा से जुड़े आला अधिकारियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अहम बैठक। उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा का विशेष महिला सत्र। महिला पीठासीन अधिकारी की अगुवाई में महिला विधायक सरकार से लेंगी तमाम सवालों का जवाब। आजादी के बाद पहली बार आधी आबादी की आवाज को सदन के पटल पर मुखर बनाने की शानदार पहल। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विश्वास मत वाले विशेष सत्र के प्रस्ताव को राज्यपाल ने किया खारिज। विश्वास मत के लिए विशेष सत्र का नहीं है कोई प्रावधान। विपक्ष ने गवर्नर के फैसले की सराहना की। और कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई रहेगी जारी। कल हुई सुनवाई के दौरान कर्नाटक के एडवोकेट जनरल ने कहा हिजाब धार्मिक परंपरा हो सकती है पर यह अनिवार्य धार्मिक परंपरा नहीं। तो इस वक्त में सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। पीएफआई के 100 से अधिक ठिकानों पर देश भर में छापेमारी चल रही है। एनआईए की ताबड़तोड़ रेड देश भर में जारी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उससे जुड़े लिंक पर देश भर में छापेमारी की है। यह छापेमारी अभी भी जारी है। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में जांच एजेंसी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि ईडी, एनआईए और राज्यों की पुलिस ने 11 राज्यों से पीएफआई से जुड़े 106 से लोगों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया है। एनआईए ने पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमएस सलाम और दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने यूपी, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में पीएफआई और उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए ने कोलकाता में पीएफआई नेता एसके मोहंती के तिलजला स्थित आवास पर भी छापेमारी की है। वहां पर भी रेड डाली गई है। एनआईए को भारी संख्या में पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली, जिसके आधार पर जांच एजेंसी आज मैसिव क्रैकडाउन कर रही है। 11 राज्यों में ईडी, एनआईए और राज्यों की पुलिस ने 106 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो गिरफ्तारियां भी बड़ी संख्या में की गई हैं। पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की ट्रेनिंग गतिविधियों, टेरर फंडिंग और लोगों को संगठन से जोड़ने को लेकर यह अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। खबरों के मुताबिक जांच एजेंसी ने सबसे ज्यादा केरल से 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक से 20-20, आंध्र प्रदेश से 5, असम से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि दिल्ली से 3, मध्य प्रदेश से 4, पुडुचेरी से 3, तमिलनाडु से 10, यूपी से 8 और राजस्थान से 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के शाहीन बाग और गाजीपुर से पीएफआई से जुड़े लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो एनआईए की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है और इसके अलावा लखनऊ के इंदिरा नगर से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है।
तो 11 राज्यों में यह कार्रवाई चल रही है। 106 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। असम पुलिस ने भी प्रदेश से पीएफआई से जुड़े 9 लोगों को हिरासत में लिया है। तो अलग अलग राज्यों में लगातार गिरफ्तारियां भी की गई हैं। क्रैकडाउन, बड़ा क्रैकडाउन है एनआईए और ईडी का। तमिलनाडु के मदुरई, थेनी समेत कई जिलों में भी छापेमारी की जा रही है। देर रात शुरू हुए ईडी, एनआईए और राज्यों की पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार नजर बनाए हुए है और इस पर एक हाई लेवल की मीटिंग भी हुई है। हालांकि पीएफआई से जुड़े लोगों पर कार्रवाई के बाद बेंगलुरु और मंगलुरु में एसडीपीआई और पीएफआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। इससे पहले हम आपको बता दें कि 18 सितंबर को एनआईए ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 23 जगहों पर रेड मारी थी। यह छापेमारी भी कराटे प्रशिक्षण केंद्र के नाम पर प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का ट्रेनिंग कैंप चलाए जाने के मामले में की गई थी। एनआईए ने निजामाबाद, करनूल और गुंटूर के साथ साथ नेल्लोर जिलों में भी रेड की थी। पिछले दिनों पटना में भी टेरर मॉड्यूल और फंडिंग का पता चलने पर एनआईए ने कार्रवाई की थी और दरअसल वहीं से उसके बाद ये कार्रवाई की शुरुआत हुई थी। पिछले दिनों पटना में भी टेरर मॉड्यूल और फंडिंग का पता चलने पर एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की थी और उसी के बाद से इस कार्रवाई की शुरुआत हुई थी। सूत्रों की माने तो एनआईए ने उन्हीं स्थानों पर रेड की है जहां से आतंकी गतिविधियों के संचालन की जानकारी मिली है। तो बेहद बड़ी खबर है। एनआईए और ईडी की लगातार रेड्स जारी हैं। देश के 100 से अधिक ठिकानों पर ऐसा बताया जा रहा है। 106 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और यह कार्रवाई लगातार जारी है। क्या है इस पर अपडेट्स, इसके लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता नीरज सिंह से। और किस तरह से यह खबर इतनी बड़ी है, किस तरह से जो पीएफआई का मॉड्यूल है वो काम कर रहा है, इस पर विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान एसपी वैद्य जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू एंड कश्मीर के। स्वागत है सर आपका। और नीरज, पहले आपके पास आते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या अपडेट्स देंगे आप हमको, जो जानकारी आ रही है अभी तक 11 राज्यों के पीएफआई ठिकानों पर छापेमारी जारी है, क्या कुछ अपडेट्स देंगे आप इस मामले में? देखिए बिल्कुल निखिल, छापेमारी की कार्रवाई जारी है और 100 से ज़्यादा जो लोग हैं उनको अरेस्ट किया है, हिरासत में है। और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार पीएफआई की जहां पर भी शाखाएं हैं हर स्टेट में उनके जो प्रमुख हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा ज़्यादातर जो दफ्तर हैं पीएफआई के उनको सील कर दिया गया है। तो ये एक कह सकते हैं कि एक लेटेस्ट अपडेट है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके की ये कार्रवाई की गई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनआईए ने जब छापेमारी की कार्रवाई की थी इससे पहले 18 सितंबर और सितंबर की शुरुआत में, तो एनआईए को कई सारे दस्तावेज ऐसे मिले थे जिनके आधार पर यह पता लग रहा था कि पीएफआई संगठन से जो जुड़े लोग हैं वो टेरर फंडिंग के तहत विदेशों से रकम पा रहे हैं। उसके बाद ये तमाम जो इनपुट हैं वो ईडी के साथ एनआईए ने साझा किया था। जब ईडी ने इस पूरे मामले में जांच की, क्योंकि ईडी के पास एक्सपर्ट होते हैं जो शेल कंपनियों के मार्फत जो विदेशों से पैसा देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है, तो किस तरीके से पहुंचता है, चैन कैसी होती है, तो उसमें ईडी के जो लोग हैं वो एक्सपर्ट हैं। तो ईडी और एनआईए के जो लोग हैं उन्होंने बैठकर इसमें पूरी कह सकते हैं कि एक वर्कशॉप किया पूरा, और आपस में ये समझा कि किस तरीके से जो टेरर फंडिंग का जो पैसा है वो पीएफआई तक पहुंच रहा है। ईडी ने पूरा एक डॉसियर तैयार करके एनआईए को दिया। एनआईए के पास जब ये पूरी जानकारी आ गई, तमाम सबूत एनआईए के पास आ गए, उसके बाद जहां जहां खासतौर से टेरर फंडिंग का जो पैसा विदेशों से पहुंच रहा था उन राज्यों के डीजीपी से एनआईए ने बात की। डीजीपी से बात करने के बाद जो दूसरे जो राज्य हैं और स्टेट जहां पर खासतौर से जो जिले हैं वहां के एसएसपी से सीधा संपर्क किया गया और उसके बाद एक साथ ये रेड की गई। तो एक बड़ी कह सकते हैं कि लंबी कवायद थी, इसके पीछे एक बड़ी जांच प्रक्रिया रही। उसके बाद एनआईए और ईडी ने मिलकर कह सकते हैं कि इस रेड को अंजाम दिया और ये अभी भी लगातार रेड की जो कार्रवाई है वो अभी भी लगातार चल रही है। दिल्ली में भी रेड हुई है और पीएफआई के दफ्तर को सील भी किया है, ऐसी जानकारी हमारे पास आ रही है। और दिल्ली से भी कुछ गिरफ्तारियां हैं वो हुई हैं। यही कारण है कि एनआईए के हेडक्वार्टर पर जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई, क्योंकि साउथ में अगर आप देखें तो पीएफआई और उससे जुड़े जो संगठन हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया। तो कह सकते हैं कि जो रेड है वो अभी भी लगातार चल रही है और ख़ासतौर से खाड़ी देशों में जो बैठे लोग हैं और जो आतंकवादी संगठन है जिन्होंने अपनी
अपनी शेल कंपनियां बना ली थी, उन शेल कंपनियों के मार्फत इनडायरेक्ट तरीके से जो पैसा है वो पीएफआई और उसके जो दूसरे संगठन हैं उन तक पहुंच रहा था। और मकसद सिर्फ यही था कि भारत के अंदर जो सामाजिक जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जाए, इसके अलावा दंगे फैलाए जाएं और जो देश को कह सकते हैं कि देश के अंदर जितनी भी विघटनकारी गतिविधियां हैं उनमें कहीं ना कहीं रोल है। अगर आप बेंगलुरु हिंसा देखें, उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे दंगे हुए, दिल्ली में दंगे हुए, सीए का जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके पीछे कहीं ना कहीं पीएफआई की बिल्कुल पीएफआई का हाथ था। इस पर हम आपसे और बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारे साथ में एसपी वैद्या साहब जुड़े हुए हैं। एसपी वैद्या जी, आप पहले जो है या कुछ महीने पहले तक ये कहा जाए कि एक आम जनमानस में पीएफआई को लेकर संदेह का तो एक दृष्टिकोण जरूर था, लेकिन जब इतनी बड़ी कार्रवाई हुई और जब पटना में जो कार्रवाई हुई एनआईए की, उसके बाद से ये समझा जाने लगा कि ये एक बड़ा टेरर मॉड्यूल है और जो जिसको कहते हैं कि अभी तक सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग दिख रहा है और आज की कार्रवाई के बाद दिख रहा है कि नहीं, ये तो पूरा एक बड़ा पर्वत और पहाड़ है। जी बिल्कुल सही। हालांकि पीएफआई के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि काफी सालों से इंफॉर्मेशन आ रही थी कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, इसका कम्युनल राइट्स में इन्वॉल्वमेंट है। आपने देखा जो इसका पॉलिटिकल फ्रंट है वो एसडीपीआई है और इसका जो स्टूडेंट विंग है उसको बोलते हैं कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। और आप देखिए नाम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये एक मखौड़ा है ये दिखाने के लिए कि इंटरनेशनल प्रेशर इंडिया जब भी कोई कार्रवाई करे तो इस भारत पर आए कि देखिए यहाँ डेमोक्रेटिक हकूक तोड़े जा रहे हैं, एक आज पॉपुलर पार्टी को रोका जा रहा है ना। ये एक फ्रंट बनाया हुआ पॉपुलर फ्रंट, एसडीपीआई, कैंपस फ्रंट, लेकिन अंदर से गतिविधियां क्या है आपने देखा। जैसे पटना में खुलासा हुआ कि किस तरह गजवा हिंद करने की 25 सालों में इनका एक्शन प्लान है। इनको फॉरेन जितनी फॉरेन की इंटरनेशनल फोर्सेस हैं जो इंडिया को ग्लोबल पावर नहीं बनने देना चाहती, जो चाहती हैं कि यहाँ इंटरनल डिस्टरबेंस और दंगे होते रहें। आपने देखा आप कानपुर दंगे हो या सीआईए के प्रोटेस्ट हो या दिल्ली के दंगे हो या कसौली जो राजस्थान में दंगा हुआ, आपने देखा जो बेंगलोर में दंगे हुए, कितनी जो हिंसा की घटनाएं हुई यूपी में और राजस्थान और साउथ के बाकी स्टेट्स में, जब रामनवमी का प्रोसेशन निकाला गया, जब हनुमान जयंती का प्रोसेशन निकाला गया, ये सब इंजीनियर किया गया कम। और इसको फंडिंग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने किया। इवन एंटी सीए प्रोटेस्ट जो आपने दिल्ली में देखा, उसका पूरा पैसा रिपोर्ट्स के मुताबिक पॉपुलर फ्रंट से। और इनको बाहर से पैसा आ रहा है, बिल्कुल आपके संवाददाता सही बता रहे हैं। और इसलिए जरूरी है कि ईडी का इसमें इन्वॉल्वमेंट और चेक करना कि इसको स्क्यूज किया जाए किस तरह से। इसमें देखिए बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इंडिया को ग्लोबल पावर बनने से रोकना चाहते हैं, चाहे आपके नेबरिंग कंट्री चाइना हो, चाहे आपका पड़ोसी पाकिस्तान हो, चाहे आप देखिए किस तरह से टर्की का आजकल भारत की तरफ इन्वॉल्वमेंट आती है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो। तो इन कंट्री से तो ओपनली सपोर्ट आती है। इसके अलावा इवन गल्फ कंट्रीज आज भारत का फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, चाहे वो यूएई हो या सऊदी अरेबिया हो। आई थिंक इसको इस अच्छी जो हमारी इन कंट्री से ताल्लुकात हैं, हाईएस्ट लेवल पे ये टेकअप करना चाहिए कि वहां से कोई किसी किस्म की फंडिंग ऐसी फोर्सेस को ना आए जो भारत को तोड़ना चाहती है। ये बच्चों को जो मुस्लिम यंग इंप्रेशनेबल माइंड्स हैं उनको रेडिकलाइज करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको ऑनलाइन कोर्सेज देते हैं, किस तरह भारत को तोड़ने की साजिश की जाती है। ये सारी गतिविधियों में जो इसकी इन्वॉल्वमेंट है ये लेकिन इसके लिए एविडेंस खड़ी करना बहुत जरूरी है। हालांकि इसके बारे में काफी देर से मालूम था, लेकिन स्टेट को या एजेंसीज को इसके खिलाफ प्रोसीड करने के लिए आपको सबूतों की जरूरत है। कल को कोर्ट में जुडिशियल स्क्रूटनी इट शुड विथस्टैंड। इसको वहां जो भी एक्शन सरकार लेगी या एजेंसीज लेंगी वो अल्टीमेटली कोर्ट्स में जाएंगे और वहां ये स्टैंड करना चाहिए। इसलिए एविडेंस की बहुत जरूरत है। और ये निकली, आप जैसे जैसे ये जो बता रहे थे रेड हुए
पटना का हो या बाकी जो रेड्स पीछे किए, उसमें बहुत दस्तावेज मिले जिनसे एविडेंस मिलती है कि किस तरह से इनको फंडिंग और इवन विद इन दी कंट्री कलेक्शन होती है और फॉरेन से फंडिंग आती है। उस सारा पैसा जो इकट्ठा किया जाता है उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है क्रिमिनल्स को सपोर्ट करने में, किस एंटी नेशनल फोर्सेस को सपोर्ट करने में, प्रोटेस्ट को और कम्युनल राइट्स इंजीनियर करने। जी, टेरर मॉड्यूल को क्रैक करने में वैद्य साहब आपका बड़ा अनुभव रहा है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर से बाहर निकलकर इस तरह की शक्तियों से निपटना कितनी बड़ी चुनौती है और कैसे इस पर कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आज सिर्फ जम्मू कश्मीर में थ्रेट नहीं है, भारत के बहुत सारे हिस्से, क्योंकि इंटरनेट का जमाना आ गया है और इंटरनेट की वजह से आपको ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप कैसे सुसाइड बॉम्बर बन सकते हो और कैसे, तो ये सारी, और आप देख रहे हैं किस तरह से भारत ये जो बदली हुई सिचुएशन है आज, भारत किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है और बहुत सारे कंट्रीज हैं और इंटरनेशनल फोर्सेस हैं जो ये नहीं पसंद करती हैं। कंट्रीज के नाम लेना अच्छा नहीं लगता, बहुत सारी फोर्सेस हैं जो भारत को, और उसके लिए वो नहीं चाहते कि ग्लोबल पावर, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम अगले 25 साल में हम भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हैं, तो बहुत सारे कंट्रीज नहीं चाहेंगे। तो उसका बेस्ट तरीका है कि इंटरनल सबोटाज किया जाए, इंटरनल फोर्स ऐसे लोगों को जिनको भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, भड़काया जाए और वो कम्युनल राइट्स क्रिएट करें, वो टेरर इंसिडेंट करें। आप इसीलिए आपको जरूरत है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसी ऑर्गेनाइजेशन जिनको फंड किया जाए और जिनको इस्तेमाल किया जाए भारत के अगेंस्ट अपने ही बच्चों को तैयार करने के लिए। इसके बहुत सारे कार्डर्स का पता चला है, उनका लिंक आईसिस और अल-कायदा से निकला है और ट्रेनिंग दी जाती है। लिंक्स की बात अब लगातार हो रही है, हमारे संवाददाता भी कह रहे हैं और वैद्य साहब आप भी बता रहे हैं, क्या मोडस ऑपरेंडी है इनका, कैसे ये सारा जो एक मॉड्यूल है ये कैसे काम करता है? देखिए, इसमें फंडिंग जो है वो बहुत सारे चैनल से पहुंचाई जाती है, उसके बहुत सारे तरीके हैं, वो मैं यहाँ विस्तार करना ठीक नहीं समझूंगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसमें इंटरनेशनल चैनल्स से भी होता है और विद इन कंट्री भी पैसा इकट्ठा किया जाता है, ज़कात से, बहुत सारे तरीके हैं उसके। और रेडिकलाइज करना, जैसे आपने देखा राजस्थान में जो इंसिडेंट हुआ था उदयपुर में कन्हैया लाल वाला, वो उनको किस तरह से इंटरनेट यूज करके रेडिकलाइज किया गया और फिर पाकिस्तान भी उनको लिया गया दुबई के थ्रू और किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी गई। तो आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है, इसलिए उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। हमारा यूथ जो बाहर जाता है उन पर नजर रखना बहुत जरूरी है कि इस एज ग्रुप में, जैसे 15 से 30-35 साल की उम्र का लड़का, यंग लड़का क्यों जा रहा है पाकिस्तान, क्यों जा रहा है दुबई, उस पर ट्रैक रखना बहुत जरूरी है। और इंटरनेट और सोशल मीडिया जहां जहां यूज हो रहा है, क्योंकि वो उस पर नजर, क्लोज मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, कौन क्या देख रहा है। तो इसलिए इन चीजों को इस्तेमाल करती हैं वो फोर्सेस, वो नेशंस जो भारत के खिलाफ गतिविधियां करना चाहते हैं। और आज ये मुश्किल नहीं है, एक जमाना था आपको फिजिकली बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जाना पड़ता था, आज डिस्टेंसेस हैव नो मीनिंग। यू व्हाइल सिटिंग इन कानपुर you can get best possible training of terrorists, you can get funding, you can get support, you can get material, everything online. It is not difficult. जी जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर तो ये जहाँ पर एक बार कहा जाता है कि तकनीक ने तमाम स्थितियों को बेहतर किया है, वहीं पर इस तरह की दुविधाएं और मुसीबतें बढ़ाई भी हैं। नीरज, एक चीज़ आपसे अपडेट चाहेंगे कि जो तमाम जो कार्रवाई हुई है देश भर में, इस पर कुछ प्रदर्शन भी हुए हैं, कुछ पॉलिटिक्स करने की भी कोशिश की जा रही है, उसके बारे में भी थोड़ा अपडेट बताएं थोड़ा संक्षेप में। देखिए, बिल्कुल पीएफआई और एसडीपीआई उनके जो सपोर्टर हैं और ख़ासतौर से पदाधिकारी हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बदले की भावना के तहत ये कार्रवाई की जा रही है, जबकि एनआईए का ये कहना है कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं और पुख्ता सबूत के बाद ही ये पूरी जो रेड है
उसको पैन इंडिया में शुरू किया गया है ईडी के साथ। और मैं आपको बता दूं कि बैस साहब अभी बता रहे थे, ये तमाम जो आतंकवादी संगठन है और इसके अलावा जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं, दाऊद इब्राहिम जैसे तमाम आतंकवादी, इन्होंने कई सारी अपनी शेल कंपनियां बना रखी हैं खाड़ी देशों में, दुबई में। उन शेल कंपनियों में पैसा, चाहे हम ड्रग्स तस्करी की बात करें या हथियारों की तस्करी की बात करें, उनके मार्फत ये पैसा पहुंचता है। उस पैसे को इंडिया भेजा जाता है, सीधे किसी जम्मू कश्मीर या पर्टिकुलर किसी फ्रंट पे नहीं भेजा जाएगा। यहाँ पर भी कई सारी जगह उस पैसे को भेजा जाता है। चंडीगढ़ भेजा जाएगा और चंडीगढ़ के बाद हिमाचल भेजा जाएगा, हिमाचल के बाद दिल्ली आएगा, दिल्ली के बाद फिर जो पीएफआई जैसे संगठन है उनके खाते में जाता है। इसके अलावा एक नया और गठजोड़ शुरू हुआ है कि जो आतंकवादी हैं उन्होंने गैंगस्टर के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ाई हैं। अगर देश के अंदर किसी भी तरह की गतिविधि को अंजाम देना है तो वो आतंकवादी खुद ना देकर गैंगस्टरों के माध्यम से, या कह सकते हैं कि माफियाओं के माध्यम से दिलवाते हैं, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर यह ना दिखे कि आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई, उसमें भी तमाम खालिस्तान से लेकर तमाम जो लिंक हैं वो निकलकर सामने आए। इसके अलावा बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी की जा रही है। और अब आपने देखा होगा कि दिल्ली में अभी 2 दिन पहले मुंबई से ड्रग्स बरामद की थी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने। 1775 करोड़ की ड्रग्स थी। आज भी 30 करोड़ से ज्यादा की जो ड्रग्स है वो बरामद की है। आपने देखा होगा गृहमंत्री अमित शाह के सामने एनएसबी ने एक बड़े पैमाने पर जो ड्रग्स है उसको नष्ट किया था। तो ये एक कह सकते हैं कि एक चेन है, जो आतंकवादियों तक पैसा पहुंचाने के लिए इन तरीकों का प्रयोग किया जाता है। लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, आपने निश्चित तौर पर सही जानकारी दी और तमाम जो नित नए तरीके हैं उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आतंकी हो या इस तरह के लोग हों। बहुत शुक्रिया नीरज आपका और एसपी वैद्य साहब आपका इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए और इतनी विशेष जानकारी देने के लिए। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी कार्रवाई है जो पीएफआई पर की जा रही है। एनआईए और ईडी की लगातार जो रेड्स है वो देश भर में 11 राज्यों के में 100 से अधिक ठिकानों पर लगातार जारी है। 100 से अधिक लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है। तो बड़ा क्रैकडाउन एनआईए और ईडी का पीएफआई पर। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि यूपी के विधानसभा में आज गूंज रही है सिर्फ आधी आबादी के हक की बात। हर आंगन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और यूपी विधानमंडल के लिए आज का जो दिन है वो बेहद विशेष है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। विशेष इसलिए है क्योंकि आज आधी आबादी की आवाज गूंज रही है यूपी के विधानमंडल में। यूपी विधानमंडल के मॉनसून सत्र में आज का दिन महिला विधायकों के लिए यादगार बन रहा है। और पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ऐसा सत्र होगा जिसमें एक दिन सिर्फ महिलाओं के नाम है। आज सिर्फ महिलाएं सवाल जवाब करेंगी। आजादी के बाद पहली बार आधी आबादी की आवाज को सदन के पटल पर मुखर बनाने की शानदार पहल की गई है। और इस पहल के तहत विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज जैसा कि चौथा दिन है, सदन में सभी विधायकों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। सभी को आज उपस्थित रहना अनिवार्य है। और आज के दिन सदन में बोलने का अवसर सिर्फ महिला विधायकों को दिया जाएगा। वही आज मुद्दे उठाएंगी और वही आज अपनी बात करेंगी। विधानसभा की 47 और विधान परिषद की 6 महिला सदस्य अपनी बात रखेंगी और सिर्फ महिला विधायक और महिला सदस्य ही अपनी बात रखेंगे। विधानसभा की 47 विधानसभा और विधान परिषद की 6 महिला सदस्य हैं जो इनकी संख्या है, वो आज अपनी बात रखेंगी। तो आज ऑल वुमेन्स डे है यूपी के असेंबली में। प्रत्येक महिला सदस्य को न्यूनतम 3 मिनट और अधिकतम 8 मिनट तक बोलने का वक्त दिया जाएगा। इस दिन को खास बनाने के लिए 150 महिलाओं को विधानसभा में आमंत्रित किया गया है। ये बाहर की महिलाएं हैं जो विशेष आज के दिन इनको आमंत्रित किया गया है महिला विधायकों को सुनने के लिए। विधानसभा अध्यक्ष ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से महिला डॉक्टर्स को और AKTU से महिला शिक्षकों को आमंत्रित किया है। इसके अलावा विधि विश्वविद्यालयों से कानून की पढ़ाई करने वाली महिलाओं को सदन में आमंत्रित किया गया है। इन सभी महिलाओं को विधानसभा मंडप की 4 दर्शक दीर्घाओं में बैठाया जाएगा और उसके बाद से वो वहां से बैठकर इसकी सारी कार्रवाई देख सकती हैं। तो निश्चित तौर पर ये आज का जो दिन है वो बेहद विशेष है। और इस विशेष दिन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही साथ हमारे साथ में
दो और खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अनिला सिंह बीजेपी से जुड़ी हुई हैं और नेहा यादव जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। ये दो विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिला जी, आप हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, बहुत स्वागत है आपका। और विकास, सबसे पहले आपके पास आते हैं और उसके बाद अपने खास मेहमानों के पास आएंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये सत्र चल रहा है। आज जो है सदन का कुछ बदला बदला नज़ारा होगा, किस तरह से आप उसको अपने शब्दों में बताएंगे? आधी आबादी के नाम आज का विधानसभा सत्र है। आज जो भी मुद्दे उठेंगे वो महिलाओं से संबंधित उठेंगे, महिलाएं ही उन्हें उठाएंगी। बेहद ही अनोखी पहल है, ये पहली बार शुरुआत है इस तरीके का किसी विधानसभा में। ये अनोखा सत्र पहली बार आयोजित किया जा रहा है। और अभी जो समय की पाबंदी की बात थी, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विशेष सत्र के आयोजन में उन्होंने शुरुआत में ही कहा था कि आज के दिन महिलाओं के लिए वो जितना भी बोलना चाहें, किसी भी विषय पर बोलना चाहें, वो बोल सकती हैं। आमतौर पर देखा गया है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जिस तरीके से सरकार कदम उठा रही थी, हम अगर सदन के बाहर की बात करें, समाज की बात करें, जिस तरीके से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा था, वैसे ही दिन वहाँ पर एक आयोजन किया गया है प्रदेश सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। यहाँ पर जो ये विशेष सत्र है, इसमें तमाम वो मुद्दे उठाए जाएंगे जिनमें महिलाओं से संबंधित, उनके आगे विकास के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनसे जुड़े जो भी मामले हैं वो महिलाएं स्वयं उठाएंगी। हम देख रहे हैं बढ़ चढ़कर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 47 विधायक महिला हैं और हम देख रहे थे दिन ब दिन महिलाओं की संख्या जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बढ़ती जा रही है। ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है इनकी। और इस बार जो इस तरीके के सत्र का आयोजन हो रहा है, हम आमतौर पर देखते थे विधानसभा की कार्रवाई में कि तमाम ऐसी महिलाएं थी, उनको बोलने का मौका तक नहीं मिल पाता था। और तमाम ऐसी कभी कहीं ना कहीं जो कुछ सीनियर विधायक रहते हैं और तमाम बड़े मंत्री रहते हैं, उनके चलते वो अपनी बात नहीं उठा पाती थी। तो आज उन प्रतिभाओं को भी मौका मिल रहा है अपनी बात कहने के लिए। और समय की कोई पाबंदी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी बात करेंगी और वो जो बात करेंगी अपनी बात करेंगी। आधी आबादी की बात कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं सदन बदला बदला सा नजर आ रहा है और नई प्रतिभाएं भी देखने को मिल रही हैं। और खासतौर से हम निखिल इस बात का भी जिक्र करेंगे कि इस जो पहल हुई है, जो ऐतिहासिक पहल पहली बार की जा रही है, इसको हम समाज में महसूस कर सकते हैं कि मिशन शक्ति की बात हो, महिला स्वावलंबन की बात हो। हम देखते हैं आमतौर पर जिस तरीके से तमाम योजनाओं के द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण किया गया है, चाहे वो घरौनी हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, तमाम सारी योजनाएं महिलाओं के स्वावलंबन के लिए चलाई जा रही हैं। तो यहाँ भी महिलाओं के लिए समर्पित आज का दिन अपने आप में अनोखा है और दिखाता है कि देश की आधी आबादी किस तरीके से सशक्त हो रही है और बिना उनके सशक्त हुए देश बिल्कुल जो संदेश आगे बढ़ेगा, उनको लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। निश्चित तौर पर विकास जो संदेश है वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा से साफ जा रहा है। हमारे साथ में अनिला सिंह मौजूद हैं। अनिला सिंह जी, आपके पास सबसे पहले आएंगे और आपसे जानने चाहेंगे कितनी बड़ी पहल ये है, कितनी इसकी ज़रूरत थी और क्या कुछ संदेश जा रहा है? क्योंकि जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि इससे पहले भी और तमाम सारे प्रयास किए गए हैं और अगर लोकतंत्र में देखा जाए, भारतीय लोकतंत्र में तमाम बड़ी जो महिला नेता हुई हैं जिन्होंने देश को दिशा दी है और हर एक पार्टी में हुई हैं, लेकिन ये अधिकांश देखने में आता था कि जो सामान्य तौर पर महिला रिप्रेजेंटेटिव्स हैं किसी भी सदन में हो, विधानसभा में हो या दूसरी जगहों पर, उनको कई बार उस तरह से अवसर नहीं मिल पाता। किस तरह से देखती इस पूरी पहल को? मेरी सबको राम राम। और मेरा जो फ्रेम है वो फ्रीज है इस वक्त, अगर वो करेक्ट हो सके तो बेहतर होगा। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगी जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो स्पीकर महोदय हैं कि उन्होंने इस प्रकार की एक, मैं कहूँगी, चलन स्थापित कर दिया है आज के दिनांक में, कि मुझे लगता है कि भविष्य में और भी जो विधानसभा अलग अलग राज्यों की हैं वो इसको जानेंगी, पहचानेंगी, मानेंगी और इस प्रकार की परंपरा को कायम रखेंगी कि जब कम से कम एक दिन या कुछ घंटे तो दीजिए, जो महिला प्रत्याशी हैं असेंबली में चुनकर आई हैं, वो भी चुनकर आई हैं, उनको अपनी आवाज उठाने का मौका मिले। तो राज्य के जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो विधानसभा स्पीकर हैं, उनका धन्यवाद देना चाहिए कि एक खूबसूरत पहल जो है वो उत्तर प्रदेश से शुरू की गई है। और मैंने ये देखा कि कोई भी एमएलए किसी भी राजनीतिक दल से जो है, महिला एमएलए जो है, भूरी प्रशंसा की है इस कदम की। तो डेफिनेटली अगर आज की तारीख में मैं कहूंगी कि एक मौका मिलेगा जब वो जो उनके मन में है वही जुबान पर वो शब्दों के रूप में वहां पर रखेंगी। एक जो अक्सर शिकायत होती है
कि जो महिला रिप्रेजेंटेटिव्स होती हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होती हैं, चाहे वो एमएलए हो, एमएलसी हो या पार्लियामेंट में हो, उनको उतना मौका नहीं मिल पाता है। तो आज भरपूर पूरा मौका मिला है, क्योंकि महिला समाज में एक ऐसी धुरी है कि उसके चारों ओर पूरा परिवार जो है वो घूमता है। परिवार से कहते हैं ना भाई, परिवार मिलके गांव, कस्बा, मोहल्ला, शहर, देश, राष्ट्र का निर्माण। तो राष्ट्र के निर्माण में केवल 50% की 50% की भागीदारी नहीं है, पूरे 50% की मुझे लगता है वोट डालने का या अधिकार या किसी भी कोई काम करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है उतना ही रिप्रेजेंटेशन हमको जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली है या पार्लियामेंट है वहां पे भी दिखाई देना चाहिए, और उसी प्रकार से पार्टिसिपेशन भी दिखाई देना चाहिए। हमने जो ये एक सफर है लंबा तय किया है, अच्छा तय किया है। 1951 में केवल जो है 5 महिला एमएलए चुनकर आई थी, और 2022 में सबसे ज्यादा चुनकर अगर आई हैं यहाँ पर 47। तो मैं कहूंगी कि ये गर्व की बात है। अब जो राजनीतिक दल हैं वो दे रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, महिलाओं को दे रहे हैं। केवल ऐसी जगहों पे टिकट नहीं मिल रहे हैं महिलाओं को कि भाई हारने वाली सीट, जीतने वाली सीट पे भी महिलाओं को दिए जा रहे हैं। और जो हारने वाली सीट थी उस पे महिलाएं जीत कर दिखा रही हैं कि हम जो एडवर्स कंडीशन में भी चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। 5 जो है महिला मंत्री हैं आज की तारीख में योगी सरकार में। तो मैं कहूंगी कि ये भी बहुत अच्छा हेल्दी पार्टिसिपेशन है उनका, अपने अपने मंत्रालय में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। और एक जो ये पहल हुई है, मैं तो कहती हूँ कि महिला होने के नाते पूरी प्रशंसा करूंगी। समाजवादी पार्टी ने भी करी है, कांग्रेस पार्टी ने भी की है, जबकि हम जानते हैं कि 2022 में जो प्रियंका वाड्रा जी हैं उन्होंने एक पहल की थी कि महिलाओं को लेकर ये चुनाव में गई थी, और 155 टिकट्स जो हैं उन्होंने महिलाओं को दिए थे। एक महिला विधायक कांग्रेस से चुनकर आई थी, पर मैं कहूंगी कोई बात नहीं, पहल तो करी थी, पर इस तरीके का पार्टिसिपेशन की भी पूरा एक दिन आपको दिया जा रहा है। महिला पार्टिसिपेशन की बात है जी, निश्चित तौर पर महिलाओं को उत्साहित करने वाली बात है। जिस तरह से हमारे संवाददाता विकास अभी विधानसभा से रिपोर्ट कर रहे थे कि जब महिलाओं को अवसर मिला है तो वो बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही हैं, बहुत अच्छा संभाषण उनका चल रहा है। नेहा यादव, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से देखेंगे इस पहल को, कितनी उत्साहित आप स्वयं हैं, एक महिला हैं आप, और किस तरह से देखती हैं इस पहल को? देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के इस कदम का हम लोग स्वागत करते हैं, और हमारे विधायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी इस कदम का स्वागत किया है। लेकिन सिर्फ एक दिन के समय से ही जो महिलाओं की समस्याएं हैं और जो महिलाओं के मुद्दे हैं, सिर्फ एक दिन के समय मात्र से ही सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है। जिस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में घट रही है, उन घटनाओं पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, उन घटनाओं को भी संज्ञान में लेना चाहिए। अभी कल ही देखिए मुरादाबाद में कितनी बड़ी घटना हुई, गैंगरेप करके युवती को सड़क पे नग्न अवस्था में दौड़ाया गया, पूरा उत्तर प्रदेश रहा है। उस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही है। लखीमपुर में हुई, हाथरस की इतनी बड़ी घटना हुई। तो जो घटनाएं हो रही है लगातार उत्तर प्रदेश में, वो धरातल, ये चीजें धरातल पे कितना पहुंच पा रही हैं और उसका असर धरातल पे कितना है, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, हमारे नेता ने कहा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आज सदन में कहा है कि महिलाओं को 33% आरक्षण जो है वो दिया जाना चाहिए, नौकरियों में भी और हर जगह, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार 3% रिजर्वेशन का विरोध किया है। अभी अनिला सिंह जी कह रही थी कि 50%, बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम होगा अगर 50% रिजर्वेशन कर दिया जाता है। लेकिन बीजेपी ने हमेशा 33% रिजर्वेशन का विरोध किया, तो 50% तो बहुत दूर की बात है। मुख्यमंत्री योगी जी स्वयं महिला विरोधी मंत्री है, तो वो चलिए, मैं इस पर मैं स्वयं कुछ नहीं कहूंगा, इस पर मैं चाहूंगा अनिला सिंह आपकी बात का जवाब दें। अनिला जी, आपने सुना कि इन्होंने कहा स्वागत करते हुए कि जी कदम तो स्वागत योग्य है, लेकिन उसके बाद इतनी सारी दिक्कतें और हैं जिस पर उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए, और बीजेपी को महिला विरोधी भी कहीं ना कहीं ठहरा दिया है। आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार दोबारा हम चाहेंगे कि अपना जी म्यूट चेक कर लें। जी बिल्कुल, बोलिए जी।
देखिए, मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हो रहा है कि समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता हैं बेहद एक नकारात्मक रूप इन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो ये इनकी नहीं परंतु इनकी पार्टी की सोच है, इनकी पार्टी की मानसिकता है कि कभी भी कुछ भी सकारात्मक हो महिलाओं के लिए तो उसका स्वागत नहीं होगा। वहां पर भी राजनीति करनी है लोगों को, तो ये अपनी राजनीति करते रहें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो योगी की सरकार हो, चाहे वो मोदी की सरकार हो केंद्र में, या किसी भी भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश की सरकार हो, हमने स्वयं ये प्रयास किया है और सदैव करते रहेंगे कि महिलाओं को किस प्रकार से सशक्त किया जाए, किस प्रकार से जो नारी अपराध है उसमें कमी लाई जाए। ये एनसीआरबी के आंकड़े भी बताते हैं। अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि पहले से कमी आई कि नहीं आई, कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं, अभी भी आप देख लीजिए सबसे ज्यादा आंकड़े तो आपको उत्तर प्रदेश में नजर आएंगे। तो मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा आबादी भी तो 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है। पर आप देखिए 2017 से पहले क्या आंकड़े थे और दरअसल अनिला जी, ये लगता है कि ये जो पूरा मामला है इसको अपराध और कानून व्यवस्था और इससे नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जिस तरह से नेहा जी ने कहा कि एक दिन करने से क्या होगा, तो देखिए 365 दिन इस तरह से रिजर्व नहीं किया जा सकता। आज़ादी के बाद पहली बार एक पहल की गई है जिसका सभी को समान तरह से उसका स्वागत करना चाहिए। नेहा जी, हमारे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ लिया जाना चाहिए। जिस तरह से प्रदेश भर की महिलाओं ने इसको लिया है और इसका संदेश जाता है, देखिए इससे मैसेजिंग होती है। नेहा जी नहीं नेहा जी, देखिए इसमें मैं कह रहा हूं कि प्रदेश कानून व्यवस्था की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि जब कानून व्यवस्था की फहरिस्त खुलेगी तो ये भी कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में क्या क्या हुआ था। फिर आप बीजेपी को कहेंगी, बीजेपी आपको कहेगी। हम इस बहस में जा ही नहीं रहे हैं। बहस इस बात की हो रही है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक संदेश दिया गया है और इसका सकारात्मक संदेश है, इसका तहे दिल से स्वागत किया जाना चाहिए था। आप सभी का मैं धन्यवाद करूंगा। हमारे पास वक्त बस इतना ही है। नेहा जी, वक्त बस इतना ही है। बहुत शुक्रिया अनिला जी आपका, और नेहा जी आपका, विकास आपका भी बहुत शुक्रिया। विकास भी कुछ कहना चाहते हैं, अगर एक सेंटेंस में कुछ कह सकते हो विकास, चलते चलते बता दीजिए जी। निखिल, आज की जो कार्रवाई होगी इसको जो है लिपिबद्ध करके एक पुस्तक बनेगी, और क्या महिलाएं सोचती हैं, क्या कुछ मुद्दे आज उठाए गए हैं, इन पर क्या विचार निकला है, ये पूरे प्रदेश की विधानसभाओं में दी जाएगी, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में, यानी कि यहाँ से पूरे देश में, पूरी दुनिया में जाएगा। विकास बहुत शुक्रिया, चर्चा भी हो रही है। आपने अपनी बात कह दी है। नेहा जी आपका शुक्रिया, अनिला जी आपका शुक्रिया इस तमाम चर्चा से जुड़ने के लिए। विकास आपका भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अब बात कांग्रेस की अंदरूनी सियासत की। गांधी परिवार से क्या अलग होगी कांग्रेस अध्यक्ष, इस बार क्या बन पाएंगे? क्या 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर के अध्यक्ष चुने जाएंगे? ये सवाल सभी के मन में है। पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो रही है। शशि थरूर, अशोक गहलोत के बाद कल सोनिया गांधी से राहुल गांधी मिलेंगे और इसके बाद बहुत सारी तस्वीर जो है वो स्पष्ट हो सकती है। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद राहुल गांधी के नॉमिनेशन पर स्थिति साफ होने की उम्मीद है कि क्या राहुल गांधी भी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। वंशवाद और परिवारवाद के आरोप से क्या बाहर निकलना चाहती है कांग्रेस, और क्या इसी वजह से शशि थरूर और अशोक गहलोत पर्चे दाखिल करेंगे? लेकिन अधिकांश राज्यों के पीसीसी डेलीगेट्स ने राहुल गांधी के समर्थन में पास किया है राज्यों से प्रस्ताव। तो ये भी समझने की जरूरत है, जिसको कहते हैं कि रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस, कि आखिर बात क्या है, इसके पीछे का एजेंडा क्या है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को मनाने का दावा किया है कि मैं राहुल गांधी को मना रहा हूं और राहुल गांधी के मना करने पर ही संभालेंगे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी, ये कहना है अशोक गहलोत का। तो इसके पीछे की राजनीति को भी समझने की जरूरत है। और उधर सचिन पायलट के बाद दिग्विजय सिंह ने गहलोत पर मुख्यमंत्री पद छोड़ने का दबाव बनाया है। ऐसे में अशोक गहलोत के लिए निर्णय लेना आसान बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पार्टी के भीतर कई समीकरणों से उनको जूझना होगा। अध्यक्ष पद को लेकर 24 सितंबर तक नॉमिनेशन किए जाने हैं और एक से ज्यादा उम्मीदवार की सूरत में 10 अक्टूबर को मतदान होगा। खास बात यह है कि असंतुष्ट G23 से चुनाव में भाग लेने की चर्चा अब बंद हो गई है, जो लगातार इस मुद्दे को G23 के नेता, जो असंतुष्ट नेता थे, वो उठा रहे थे। और ऐसे में ये जाहिर है कि परिवार के प्रति समर्पित लोगों के बीच ही ये चुनाव होगा, क्योंकि G23 से कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं सचिन पायलट इस मुद्दे पर, क्योंकि अशोक गहलोत इस वक्त फ्रेम में नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ सचिन पायलट का कहना है अध्यक्ष पद के चुनाव पर और अशोक गहलोत पर, आइए सुनते हैं। 2018 when we got majority in Rajasthan,
all MLAs, including myself, we all got together and we said the decision of who will lead the state lies with the Congress president. And that time the Congress president made a choice. Nothing has changed. Whatever the leadership of the Congress party wants, that will happen whether it's in AICC or in Rajasthan. But our aim should be to win Rajasthan state. It's an important state for us. We've been in government. Last time we were in government, we were reduced to 21 MLAs. Before that also we lost. So we have to break the trend of how we can win the state again. For that, certain things need to be done. I've conveyed my suggestions to the leadership. The decision finally will be taken by the Congress leadership. Whatever decision the leadership takes, it will be acceptable to everybody. और हमारे सहयोगी, हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने अभी विनोद जी पायलट की बाइट सुनी, सचिन पायलट की बाइट सुनी। उनका कहना है कि जो कुछ लीडरशिप कहेगा उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन जिसको कहते हैं कि उसके बीच में भी कुछ अर्थ समझे जाने चाहिए। और वो पहले भी ये कह चुके हैं कि अगर गहलोत साहब अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ना होगा। और सिर्फ वही नहीं, अब तो दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं। निखिल, इससे पहले कि सचिन पायलट की बात मैं करूं, उनसे पहले मैं एक चीज़ तो बताना चाहूँगा कि मीडिया में जो चर्चा चल रही है अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कांग्रेस के, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी पहल है। 24 साल के बाद किसी बड़ी पार्टी का, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस है, और उस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव अगर मीडिया की चर्चा में 24 साल के बाद आई है तो आप कह सकते हैं कि ये अच्छा संकेत है। और इस संकेत में कहा जा सकता है कि कांग्रेस भी इस चीज़ को मान रही है कहीं ना कहीं से कि वो जो परिवारवाद और वंशवाद के जो उन पे आरोप हैं, वो उस बात को कहीं ना अपने तरीके से वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कम से कम अशोक गहलोत के नाम आने से तो इतना तो लगेगा कि सीताराम केसरी के बाद ये 24 साल के बाद कोई अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट हो या दिग्विजय सिंह हो या शशि थरूर हो, कोई गांधी परिवार से बाहर के लोग भी इसमें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी ले सकते हैं। ये एक मैसेज होगा, एक परसेप्शन की बिल्कुल एक सियासत है। कौन उसमें कितने पावरफुल होंगे और किस तरह के होंगे, ये समीकरण आपको बनते हुए दिख रहा है। जैसा कि आपने अभी देखा, आपने अपनी रिपोर्ट में बताई है कि दिग्विजय सिंह ने पहला सवाल तो यही पूछा कि भाई जो सचिन पायलट बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो कांग्रेस का जो अपना नियम है उसमें एक व्यक्ति का एक पद से ही ले सकते हैं। तो कल अशोक गहलोत को ये पूछा गया कि आप अध्यक्ष पद के होने के बाद, स्वीकार करने के बाद आप राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई कंपल्सन किसी इस पद के लिए नहीं है। वो ऐसा, इन्होंने एक तरह से अपनी इच्छा व्यक्त की कि उन्होंने दोनों पद वो एक साथ रख सकते हैं। तो ये मुश्किल है कि आप अध्यक्ष पद के लिए अभी तक जो भी नाम आ रहे हैं उसमें सबसे पहले बढ़त तो अभी अशोक गहलोत की है। और अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो बार बार उनको सचिन पायलट और दिग्विजय सिंह याद दिला रहे हैं कि कम से कम आप जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बनने की लेते हैं तो कम से कम आप राजस्थान से पहले फ्री हो जाइए। जी, रही बात दूसरी बात की, आप शशि थरूर और बाकी जो लोग हैं उनके बारे में आप सुन लीजिए कि शशि थरूर अपनी तरफ से ये पहल करने की कोशिश कर रहे हैं या मीडिया में अटेंशन या फुटेज ले रहे हैं कि वो भी अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। लेकिन जहाँ से वो आते हैं वहाँ से एक सारे लोगों ने, डेलीगेट्स जो है वो एक तरह से सर्वसम्मति से राहुल गांधी को अपना सर्वसम्मति से आप अध्यक्ष के लिए अपना ये रिजोल्यूशन दे दिया है। तो अब ये दिक्कत क्या है निखिल, इसमें समझने की बात यह है कि राहुल गांधी कल आ रहे हैं सोनिया गांधी से मिलने, इस भारत जोड़ो यात्रा के बीच में वो कल आ रहे हैं और सोनिया गांधी से मिलेंगे। आज जो है उस इलेक्शन का नोटिफिकेशन होना है। आज के बाद नोटिफिकेशन होने के बाद कल से उसका नॉमिनेशन शुरू होगा और 24 इसका लास्ट डेट है। जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी बताया कि 17 तारीख का इसका, अगर एक से ज़्यादा कोई कैंडिडेट का नॉमिनेशन होता है तो वो 17 तारीख को इसका इलेक्शन होना है। तो ये सारी स्थिति कल जब राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिलेंगे और वो अपनी बात बताएंगे। अभी तक अशोक गहलोत भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सारे नेता जो अभी हैं, जितने भी CWC के हैं, वो भी अपने तरफ से राहुल गांधी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मनाने का और मनवाने का दौर जारी है। वो भी एक तरह से एक मैसेज है, एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि इतने कहने के बाद भी राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि वो दोबारा अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी ले। वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के इंटरनल डेमोक्रेसी को जो चैलेंज किया जाता है उसको कम से कम पब्लिक में साबित होते हुए दिखाएं। और लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चाहे कोई भी लोग हों, चाहे अशोक गहलोत बन जाए, शशि थरूर बन जाए, क्या इस परिवार से अपने अलग आइडेंटिटी बना पाएंगे इस इतनी राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो ये सवाल तो उनके सामने में रहेगा। लेकिन ये परसेप्शन के रूप में अगर वो इलेक्शन होता है तो आप कह सकते हैं कि उन पे जो ब्लॉट है परिवारवाद और वंशवाद का, उससे आगे निकलते हुए जरूर दिखेगा। एक सवाल और भी खड़ा होता है कि जिस तरह से 11 राज्यों के PCC डेलीगेट्स ने राहुल गांधी के नाम पे अपनी मोहर लगाई है
और उसके बाद चाहे वो अशोक गहलोत हों या शशि थरूर हों, सोनिया गांधी से जाकर मिल रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं परमिशन ले रहे हैं। तो ये जो कहा जा रहा है कि परिवारवाद से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, वो दरअसल कहीं कोई राजनीतिक प्रहसन, पॉलिटिकल ड्रामा तो नहीं है। और अल्टीमेटली फिर जाके कि अशोक गहलोत तो मना रहे थे राहुल गांधी को और अंत में राहुल गांधी मान गए और अध्यक्ष हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं है? निखिल, आपने अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये होना चाहिए कि सोनिया गांधी से किन्हें मिलना था जी। जब ये सवाल CWC की मीटिंग में वर्चुअली सोनिया गांधी जुड़ी हुई थी, जब वो विदेश में थी, तो उस समय आनंद शर्मा ने सवाल उठाया था, डेलीगेट्स का सवाल उठाया था, इंटरनल डेमोक्रेसी का सवाल उठाया था, CWC के इलेक्शन का उठाया था, AICC के इलेक्शन का उठाया था। तो ये कहा गया था कि सोनिया गांधी जब आएंगी तब 1 to 1 इन सारे लीडरों से मिलेंगी। तो आज G23 के कोई भी लीडर, आनंद शर्मा हो या मनीष तिवारी हो, ये तो लोग नहीं मिल रहे हैं। मिल रहे हैं अशोक गहलोत मिल रहे हैं, शशि थरूर मिल रहे हैं। तो ये सारे लोग जो मिल रहे हैं, उसमें क्या ये जो सोनिया गांधी के आने के बाद एक नई चर्चा भारत जोड़ो यात्रा के साथ इलेक्शन, पार्टी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन की शुरू हुई है, तो ये कहीं ना कहीं से पार्टी का अपना एक प्लान होगा, प्लान ए और प्लान बी जिसे आप कहते हैं, वो एक मीडिया अटेंशन भी है। तो आप सोनिया गांधी से जो लोग भी मिल रहे हैं, वो लोग तो सोनिया गांधी के खास में रहे हैं, उस कोटिम में रहे हैं कांग्रेस के, वो कभी कांग्रेस से बाहर के इसमें नहीं बात की है। तो अब अगर मनीष तिवारी ने ये सवाल डेलीगेट्स का उठाया था, मनीष तिवारी ने ये सारी चीज़ें, मुद्दे इंटरनल डेमोक्रेसी की बात की, तो सोनिया गांधी उनसे कहाँ मिल रही है? या मनीष तिवारी क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं कि सोनिया गांधी से मिलने का वक्त लें? तो जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ एक कॉस्मेटिक है, जिसे आप कह सकते हैं कि अध्यक्ष पद के चुनाव को मीडिया में और लोगों के बीच में होते हुए दिखाया जाए, और जो कांग्रेस अध्यक्षा का अभी ये जिम्मेदारी है, उसको चाहे तो राहुल गांधी ले लें या फिर किसी दूसरे अध्यक्ष के पद में जाए, यही एक शिफ्ट होना है। बाकी जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। निखिल जी, निश्चित तौर पर जैसा चल रहा है वैसा शायद चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विनोद मिश्रा। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे पंजाब के सियासत की, जहां विपक्ष ने आम आदमी पार्टी से पूछा है कि विश्वास मत की आखिर जरूरत क्या है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब चर्चा करेंगे पंजाब की सियासत पर, जहां पर विश्वास मत के लिए आम आदमी पार्टी विशेष सत्र बुलाना चाहती थी विधानसभा का। सीएम भगवंत मान के विश्वास मत के लिए विशेष सत्र बुलाने के फैसले को पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने रद्द कर दिया। 6 महीने पहले सत्ता में प्रचंड बहुमत से आई भगवंत मान सरकार के विश्वास मत लाने की सियासी पहल पर गवर्नर ने ले ली थी कानूनी राय, और उस कानूनी राय के बाद उन्होंने इसको रद्द करने का फैसला किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने गवर्नर के फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि विधानसभा सत्र पर रोक लगाने का फैसला संविधान के नियम के तहत हुआ है, और सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टियां भी इसके फेवर में हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह राजा वडिंग ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के फैसले को सही माना है, उसकी सराहना की है। पंजाब कांग्रेस ने संविधान, लोकतंत्र और विधायी नीतियों और नियमों को आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा ठेस पहुंचाने से रोकने के लिए राज्यपाल की प्रशंसा की है। पंजाब के कई विपक्षी दलों ने राज्यपाल को पत्र लिखकर मान सरकार के असंवैधानिक फैसले को रोकने का आग्रह किया था। विपक्षी दलों का आरोप था कि आम आदमी पार्टी की सरकार विशेष सत्र के जरिए अफवाह फैलाने पर जोर दे रही है, और ये सिर्फ अफवाह फैलाने के लिए ये सत्र बुलाया जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल के नेता ने राज्यपाल को पंजाब की जनता के करोड़ों रुपए बचाने के लिए धन्यवाद दिया है। उनका कहना है इससे करोड़ों रुपए बचे हैं। शिरोमणि अकाली दल के नेता ने राज्यपाल को पंजाब की जनता के करोड़ों रुपए बचाने के लिए बार बार धन्यवाद दिया है, राज्यपाल की प्रशंसा की है। सीएम मान हालांकि इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हैं, लेकिन दिल्ली मॉडल के विशेष सत्र के मकसद पर उनके पास जवाब नहीं है, और जवाब सिर्फ अफवाह का सहारा है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा था। तो कुल मिलाकर एक बड़ी, जिसको कहते हैं कि हास्यास्पद स्थिति थी, और बिना किसी वजह के एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा था। पंजाब के एक्सचेकर का जो करोड़ों रुपए है उसको दांव पर लगाया जा रहा था, लेकिन राज्यपाल ने कानूनी सलाह ली और कहा कि इस तरह का सत्र मनमाने तरीके से बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए उन्होंने उसकी इजाज़त नहीं दी। इस पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारी संवाददाता चंडीगढ़ से आकांक्षा सक्सेना जुड़ रही हैं। आकांक्षा, किस तरह का एक वाद विवाद कहीं ना कहीं सामने आया है, और एक परसेप्शन की राजनीति कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी करती है और पंजाब में भी उसी मॉडल पर चलने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से ये सत्र बुलाया जा रहा था, जिसको अल्टीमेटली रद्द कर दिया गया।
जी निखिल, अगर मैं आपको बताऊं तो पहले तो ये कहा गया कि बीजेपी के लोग जो हैं वो आपके विधायकों को खरीदने की जो है कोशिश कर रहे हैं, ये आरोप लगाए गए। इस आरोप लगाने के बाद ना तो कोई ऐसी कोई FIR दर्ज हुई, ना ही कोई ऐसे कोई तथ्य मिले, नथिंग कॉन्क्रीट केम आउट। कोई सबूत उसके बाद जो है भगवंत मान ने कॉन्फिडेंस मोशन के लिए जो है एक सत्र बुलाया जो आज 22 सितंबर को होना था। तो अब आज जो सत्र होना था उसके खिलाफ जो है प्रताप सिंह बाजवा, सुखपाल सिंह खेड़ा और अश्विनी शर्मा जो MLA हैं, इन लोगों ने चिट्ठी लिखी गवर्नर को और गवर्नर ने कहा कि उन्होंने कानूनी सलाह लेते हुए सतपाल जैन है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो उसमें ये साबित हुआ कि ऐसा कोई भी सत्र नहीं बुलाया जा सकता है। तो आज जो है उन्होंने दोबारा से अपना एक बयान जारी करा है भगवंत मान ने, उन्होंने कहा है कि 27 सितंबर को जो है दोबारा से वो सत्र बुलाना चाहते हैं। पर इस वक्त इस बारी उन्होंने कारण दिए हैं कि बिजली को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर जो है ये सत्र बुलाया जाएगा 27 तारीख को। तो यानी वो आमादा है सत्र बुलाने को लेकर के, येन केन प्रकारेण, अगर इस तरह से नहीं तो दूसरी तरह से बुला लेंगे सत्र। और अब 22 तारीख को अगर विशेष सत्र नहीं हो सकेगा बहुमत साबित करने के लिए, तो वो बिजली पर की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए सत्र बुला लेंगे। ये बात तो समझ में आ सकती है, लेकिन इसके पीछे दरअसल मंशा क्या है, क्या 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 साबित करना चाहते हैं? निखिल, साफ साफ पता चलता है कि मंशा तो यही है कि वो बिना, उनको कोई किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है, किसी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं करा, ना तो किसी उनके अपने किसी MLA ने जो है लिख कर दिया है, ना ही जो ऑपोजिशन पार्टीज में जितने भी लोग हैं उन्होंने लिख के दिया है। तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता है कि कोई कॉन्फिडेंस मोशन जो है लाना चाहिए। और इस तरीके का जो भी वो ये प्रदर्शन करना चाहते हैं, शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो क्यों करना चाहते हैं ये बिल्कुल नहीं समझ में आता है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने अभी जो अपना बयान दिया, उस बयान में भी उन्होंने ये कहा कि सारी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिरोमणि अकाली दल हो, वो सबके सब एक साथ एकजुट होकर जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है जाना चाहती है। पर अगर वो जाना चाहती है तो वो तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी भी ला सकती हैं जी। पर ना ही किसी ने कोई चिट्ठी लिख के दी है नो कॉन्फिडेंस मोशन की, तो इस सत्र का कोई जरूरत ही नहीं थी निखिल, किसी भी तरीके से। जी, निश्चित तौर पर इस सत्र की कोई जरूरत नहीं थी। और जो 27 तारीख के सत्र की बात कर रहे हैं वो भी दरअसल जबरदस्ती बुलाने की ही बात है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आकांक्षा। तो इस वक्त में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।